नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए सुनते हैं कहानी का 17 पार्ट। ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? विंती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे चिढ़ाया नहीं था। आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा विंती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने विंती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर विंती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और विंती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। विंती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कलावा बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआजी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि विवाह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का काम काज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थे, लेकिन उसका मुंह चंद्रमा ग्रहण की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछ कर मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर पत्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, विंती को हमारे पास भेज दो। विंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ तो लोग खड़े हैं, इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो विंती बोली, बड़े लालची मालूम होते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वारे जीजा जी, कैलाश मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ है कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा, तभी बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप में भी इसलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। विंती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था कि उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान पारंपरिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदन ने विंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। विंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा। कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह शहर सा उठा। सुधा क्षण पर उसकी ओर देखती रही। चंदन ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पे लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहराती और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींच कर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदन ने गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्ची भर दी हो। जाओ जाओ सोए रहो ऊपर।
खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है, कुछ खाए पियो ने तो पड़े रहिबो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर विंती औंधी पड़ी सिसक रही है। विंती विंती, उसने विंती को पकड़कर हिलाया। विंती फूट फूट कर रो पड़ी। कहा, उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है। चंदर ने रुंधे गले से विंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और विंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी संभल गया और विंती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे विंती चुप हो गई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर, तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंदन ने विंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो ना, सब चीजें बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो। क्यों विंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। और वह करवट बदलता रहा, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, फिर शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का स्वर भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वहां आवाजों की यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदन ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने जगा दिया। पलक बंद करने की जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसाती हो गई थी। वह क्षण भर सिरहाने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल एक तरह से धड़क रहा था, जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पर आज गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई सिरहाने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेल का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा, चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रुंधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे रहे हो उसे बड़ा दंड तो अब भगवान भी दे नहीं सकेंगे। चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे मेरे देवता। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर बिखरते हुए जाने के क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे।
पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा कर रही थी और बुआ जी रुचना कर रहे थे। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने जो ही पांव रखा और बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलक बिलक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चलती। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देखती रही। बिनती ने हाथ जोड़े और सुधा चीख कर रो पड़ी। फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग जनरल डिब्बे में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिएगा। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो विनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़े जा रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया और डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे। वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता और बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा विनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर ने हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा विनती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को एक हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था। उसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता, जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, विनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ, ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच आती। लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके यादों से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कड़ कड़ ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़ों तक ही उसके मन की उड़ान बन गई थी। फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जाओ। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो कि
उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गए और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द खसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक छीनी तह के ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा से दूसरे देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और विनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उसी तरह से नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजीब सी धुंध छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाओ जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम जाओ, सुधा का खत आया है विनती के पास। बुआ जी हैं? चंदन ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। विनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैराज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक ना लगता हो जितना यह शादी के बाद का घर। रसोई से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी। विनती, चंदन ने पुकारा। विनती चौके में थी। वह निकल आई। विनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज आई थी और होंठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतारकर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है विनती। तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदन ने कहा। विनती की आंखों से आंसू छलक आए। विनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदन ने विनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। विनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े दुख भरे स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हो, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं है। नहीं विनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदन ने कहा। अरे वाकई, तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजों से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन से दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल मनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दो। विनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ ही नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते विनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू। विनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं विनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी।
कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आए। विनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवाय तुम्हारे, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई, आप यहाँ गए वहाँ गए और आँख से ओझल। मैंने तो उस दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। विनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है, वह रो भी तो नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकाने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की बहन होने के नाते विनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। विनती के आंसू रुकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और विनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। विनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से विनती को खिला दिया। विनती चुपचाप खाती रही और रह रह कर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजी आई। विनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। उसके मन में एक अजीब सी बात आई, सुधा के साथ कभी भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन विनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतर्मन ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। विनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों ना हो, विनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है। चंदर बोला। विनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई सोफे पर बैठ गया और विनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले में ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचाती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती कि जैसे विनती से तुम्हारे बारे में बात करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बात करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब तक की ये कहानी, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी। और आपने ये कहानी इतने प्रेम से सुनी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।